तो हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। तो इसके 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। जो टाइप ए और टाइप बी होता है उसके अंदर सिमिलरिटी होती है कि इसके अंदर एच और एन होता है, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरोअमीनिडेज। बट जो टाइप सी होता है वो चूतिया होता है, और यही कारण है कि ये अलग होता है और इसके अंदर एफ मतलब फ्यूज़न प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। वो क्या चीज़ होती है? एंटीजेनिक शिफ्ट सिंपल है, जैसे कि ये 2 वायरस है, इसका एच और एन पैटर्न कुछ अपना अलग है और इस वायरस का एच और एन पैटर्न अपना कुछ अलग है। ये दोनों आपस में मिलके इस सेल को इन्फेक्ट करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल आपस में जुड़ते हैं और नया वायरस बनाते हैं। तो ये जो नया वायरस बना है ना, इसका एच और एन पैटर्न जो है वो इसके पैटर्नल या मैटरनल जो भी है उससे डिफरेंट होते हैं। और ये जो होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या है, ह्यूमन बॉडी के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। हो सकता है इसके लिए हो, लेकिन ये नया नया पैदा हुआ है। तो इसी तरीके के वायरस कई बार पेंडेमिक के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है इन्फ्लुएंजा की? तो ये सिंपल है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, क्रूप हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, स्टेफ ओरियस या फिर स्ट्रेप निमोनिया। जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है विच कैन लीड टू फेब्राइल सीजर, रेयस सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। ये क्या चीज़ होती है? अगर किसी कम्युनिटी के अंदर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वायरस है, तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग होते हैं, जैसे कि ये इन्फेंट हो गया, इसने वैक्सीन नहीं लगवाई, या फिर ये प्रेग्नेंट वूमेन है जो कि मोर ससेप्टेबल है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जो कि मोर ससेप्टेबल है, तो ये इंडिविजुअल जो है वो इन इंडिविजुअल के कारण बच जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी। ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 तरह की मेडिकेशंस होती है। उससे पहले वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो वैक्सीनेशन 2 तरह की वैक्सीनेशन होते हैं इसके अंदर। एक होता है ट्राईवैलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एक होता है लाइव एटेनुएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एक होती है इनएक्टिवेटेड फॉर्म, एक होती है लाइव एटेनुएटेड फॉर्म। रिस्क फैक्टर क्या होता है इन वैक्सीन के साथ? ये जीबीएस होता है, गुलन बरे सिंड्रोम, ध्यान रखो। जीबीएस किस वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड है? जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है उसके साथ। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट 2 तरह की मेडिकेशंस चलती है इसके लिए। एक होती है न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर्स और एक होता है M2 प्रोटॉन चैनल इनहिबिटर। तो M2 प्रोटॉन चैनल इनहिबिटर के अंदर आता है एडमेंटीन। इसका साइड इफेक्ट होता है लेविडो रेटिकुलरिस। अब हम बात करेंगे न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर की। तो इसके अंदर 2 मेडिकेशन आती है, ओसेल्टामिविर और जानामिविर। ओसेल्टामिविर इट इज़ टेकन ओरली, क्योंकि ओसेल्टामिविर और ओसे ओरली। जो जानामिविर होता है इसको हम लेते हैं, इट इज़ पाउडर फॉर्म में होती है, इनहेल्ड बाय माउथ से भी इनहेल करते हैं क्या? तो ये जो मेडिकेशन होती है ये न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी को ही प्रभावित करती है। इसके अलावा these are used as treatment and prophylaxis for influenza. Oseltamivir used as over the age of 1 and Zanamivir is used over the age of 7. साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ओसेल्टामिविर जीआई साइड इफ़ेक्ट कोज कर सकता है, वही जानामिविर आर अवॉइडेड इन इंडिविजुअल्स विद अंडरलाइंग एयरवे कंडीशंस लाइक अस्थमा हो गया। कोई एयरवे कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में
इसे हम इनहिबिट कर देते हैं और वैसे भी इसे हम इनहेल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। वेल दिस इज़ ऑल। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि न्यूरोमिनेटेज इनहिबिटर के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन आती है। तो जानामावियर एंड ओसेल्टामावियर।